Hi. The way to get started is to quit talking and begin doing. Today is 30th of June 2022. Every day means every day. We did it. We are going to talk about all these important topics. टेलीग्राम क्विज है मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल पे वी आर हैविंग 5 such questions every day. Go and join our Telegram channel. Then this is quiz number 60, environment. The reference to nature in Charles Darwin's theory of evolution by natural selection ये था about living organism. Species जो होती है changing circumstances, changing environment के according evolve करती है, evolution होता है. क्रूड ऑयल समटाइम्स टर्म्ड स्वीट जब उसमें सल्फर का कंटेंट कम होता है ड्यू टू लो सल्फर कंटेंट. विंड फार्म वो होता है जहाँ पे विंड एनर्जी बन रही है. अ फार्मलैंड अ ग्रुप ऑफ विंड टर्बाइंस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. पूगा वैली लद्दाख एंड बेसल कन्वेंशन है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट्स एंड देयर डिस्पोजल का. आज के सवाल है डेफिसिट फाइनेंसिंग लीड्स टू इन्फ्लेशन इन जनरल बट इट कैन बी चेक्ड इफ. डेफिसिट फाइनेंसिंग कब चेक किया जा सकता है, इनमें से किस कंडीशन पे. कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द रूपी इंडियन रूपी के क्या मायने हैं, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्स पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस गारंटीज टू हेल्प इन्वेस्टर्स टू प्रोटेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स मेड इन डेवलपिंग कंट्रीज अगेंस्ट पॉलिटिकल रिस्क. वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज है तो कंट्रीज सम कंट्री ए की कंपनी ने कंट्री बी में इन्वेस्टमेंट किया है, उस इन्वेस्टमेंट की प्रोटेक्शन की गारंटी कौन से इंस्टीट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड की जाती है. व्हाट इज द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन. नेम ऑफ द स्कीम्स अलाउज द बेनिफिशियरी कैन अवेल ऑफ द बेनिफिट्स अक्रॉस इंडिया. कुछ स्कीम्स हैं, वो कौन सी स्कीम है जिसका बेनिफिट ऑल ओवर द इंडिया बेनिफिशियरी अवेल कर सकता है. Poor migrant workers can buy subsidized rice and wheat from any ration shop in the country. What is the name of that particular scheme? So these are 5 questions for today. आज की vocabulary है allocation. इसका मतलब होता है आवंटन करना. The action or process of allocating or distributing something. Promulgate का मतलब होता है घोषणा करना. जो प्रेसिडेंट है और गवर्नर है ये दोनों ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकते हैं. प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस किन आर्टिकल से, टेल. तो प्रोमलगेट का मतलब होता है घोषणा करना. प्रमोट और मेक वाइडली नोन. एनविजन का मतलब होता है कल्पना करना, इमेजिन एज अ फ्यूचर पॉसिबिलिटी. सन्ड्री अलाउंसेस मतलब वेरियस काइंड के, सेवरल. प्लायबिलिटी का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, द क्वालिटी ऑफ बीइंग इजीली बेंट, फ्लेक्सिबिलिटी. ये सी सेट है. सी सेट का दिस इज क्विज. ये कुछ कंडीशंस दी है, इन कंडीशंस को सॉल्व करके एक ऑर्डर एस्टैब्लिश करिए और फिर ये 3 सवाल है 1 2 3 एंड 4. ओके 4 सवाल है. नाउ दिस इज न्यूज़ बाइट्स. न्यूज़ बाइट्स में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर के इवेंट्स हैं उसके शॉर्ट प्रिसाइज नोट्स यहाँ पे देख रहे हैं. जैसे नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, प्रोफेसर महलनोबिस, प्लानिंग कमीशन, स्टैटिस्टिक्स, डेटा और डेटा की क्वालिटी, अवेलेबिलिटी एंड डेटा का दिस एनालिसिस. तो इकोनॉमिक्स में, प्लानिंग में, स्टैटिस्टिकल डेवलपमेंट में डेटा इज इम्पॉर्टेंट और दिस इज वाई प्रोफेसर महलनोबिस के को मेमोरेट करने के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है 5 जून को और इस बार की थीम है ओनली वन अर्थ और ये ऑर्गेनाइज होता है बाय यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम. इंडिया में डेजर्ट यूजुअली हम समझते हैं एक ही डेजर्ट है जिसका नाम है थार. अभी एक और डेजर्ट मिला है तमिलनाडु में, स्मॉल डेजर्ट है. रेड सैंड ड्यून्स है यहाँ पे, थुटुकुडी डिस्ट्रिक्ट में है रेड सैंड ड्यून्स. ये जो डेजर्ट्स होते हैं इसकी कंडीशन क्या होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए या रेनफॉल कम होना चाहिए, एरिडिटी होना चाहिए. सो दिस इज डेजर्ट. फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है खर्चे बहुत हैं, आमदनी कम है. फिस्कल डेफिसिट इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर है, जैसे फर्टिलाइजर पे सब्सिडी, पैंडेमिक में खर्चा हो गया, हमने डीजल पेट्रोल की प्राइस एक्साइज ड्यूटी कम हो गया तो आमदनी कम हो गई. तो आमदनी और खर्चे के बीच का डिफरेंस होता है फिस्कल डेफिसिट, बजट डेफिसिट. करंट अकाउंट डेफिसिट ये होता है कि हम वर्ल्ड से इंटरैक्ट करते हैं, कुछ इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट मतलब आयात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं मतलब निर्यात करते हैं. इन दोनों के बीच में जैसे जो डिफरेंसेस आ जाता है
कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया, हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करा पा रहे हैं बिकॉज हमारे पास पैसे नहीं है। करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, CAD। तो इंडिया में CAD यूजुअली इसलिए होता है क्योंकि हम इंपोर्ट बहुत करते हैं। फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, एडिबल ऑयल्स इंपोर्ट करते हैं और इसकी प्राइसेस बढ़ गई। डिमांड डोमेस्टिक डिमांड होती है और अनकॉम्पिटिटिव एक्सपोर्ट होता है। तो हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। इंपोर्ट इज़ हायर एंड एक्सपोर्ट इज़ लेसर, सो उससे होता है करंट अकाउंट डेफिसिट। ओके, सो ये कुछ क्विक न्यूज़ बाइट्स हैं। नाउ कमिंग टू 30th of June 2022 क्वेश्चन दिस आंसर प्रैक्टिस। तो सी, कल हमने मेंस बैच में इन सारे सवालों पे, केस स्टडीज़ पे बहुत अच्छे से ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, व्यू पॉइंट डेवलप किया। अब टाइम है उसको आज हम लिखें और कंसोलिडेट करें। ड्यूरिंग द क्लास भी ये बहुत अच्छी क्लासेस हो रही है, इसको मिस नहीं करना है। मेन स्पेशल क्लासेस, इसमें कल हमने ये 18 ऐसी केस स्टडीज़ देखी थी, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। 150 से प्लस डिफरेंट आइडियाज़ हम यहाँ पे लर्न करेंगे और एक्चुअल में यही चीज़ जो है वो एक्चुअल में काम आएगी रियल एग्जामिनेशन में। ओके, हम डायरेक्ट एप्लीकेशन पार्ट पे ज़्यादा एम्फेसिस कर रहे हैं। तो सी, इसमें जैसे आप यहाँ पे इसके शॉर्ट पॉइंट्स भी देख सकते हैं। सी, अब एक टीचर पढ़ा रहा है, एक बुक पढ़ा रही है और 100 से ज़्यादा कलेक्टिव स्टूडेंट्स का ब्रेन चल रहा है। एवरीबडी इज टेलिंग सो मेनी गुड पॉइंट्स। तो ये जो कलेक्टिव लर्निंग होती है, पीयर लर्निंग होती है, दिस इज़ अनपैरेलल। सो जैसे हमने इतने डिफरेंट पॉइंट्स देखे, डिफरेंट आइडियाज़ देखे और इसको हमने कंबाइन भी कर लिया, कलेक्ट भी कर लिया, कंसोलिडेट भी कर लिया। दिस इज़ एक्सेलेंट लर्निंग, दिस इज़ रियली गुड। ओके, तो इसको भी आज सेशन कंटिन्यू करेंगे हम 9 PM पे। और जो सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, पीयर लर्निंग भी करनी है, उन सबको आपको कंसोलिडेट करना है, ये सारे आंसर्स लिखने हैं और वेबसाइट पे अपलोड करना है। बहुत डिटेल में नहीं लिखना है, हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो यहाँ पे देखे थे, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, उसको क्लब करके यहाँ पे लिखना है। ओके, तो इससे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा और जो पढ़ा है उसका कंसोलिडेशन भी हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द हिंदू, June 30th 2022 मंथ एंड वी डिड इट। एवरीडे मीन्स एवरीडे। ये जो आंसर्स होते हैं ये आप वेबसाइट पे सबमिट करिए srajanindia.1। इंडिविजुअल व्हाट्सएप पे फीडबैक देना डिफिकल्ट होता है, सो दैट इज़ वाई आप यहाँ सबमिट करिए। मैं सारे सबमिशंस जो यहाँ पर वेबसाइट पे आ रहे हैं उन सबको रिव्यू करूँगा। ओके, जस्ट सबमिट योर आंसर ओवर हियर। और हम +2 साइकिल फॉलो कर रहे हैं तो आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है आंसर को लिखने का। ओके, आप हिंदी में भी आंसर लिख सकते हैं जैसे सत्येंद्र ने लिखा है। अब देखो फंडामेंटल्स कितने अच्छे हैं, राइटिंग नीट एंड क्लीन, अंडरलाइन भी किया हुआ है, एक इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद मुख्य मुद्दे पर आए और पॉइंट वाइज मुख्य बिंदु ये हैं 1 2 3 4 5 6। अब इसमें बीच में एक चार्ट आ जाता, एक एग्जाम्पल आ जाता, कुछ फ्लो चार्ट टाइप कुछ डायग्राम्स आ जाते, तो थोड़ा और मोनोटोनस नहीं होता और हम इसको थोड़ा और सेग्रीगेट कर सकते थे डिफरेंट हेडिंग्स में। जैसे ठाकुर की कॉपी देखो, दिस इज UNDRR। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स, सब हेडिंग लिखा है यहाँ पे पॉइंट वाइज, वल्नरेबिलिटी, फिर इस तरीके से थोड़ा बनाया। तो कॉपी का कंटेंट वही होता है बट वो थोड़ा अपीलिंग हो जाती है, ज़्यादा बेटर विजुअलाइजेशन होता है। तो ये भी सीखना है, कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, कुछ हेडिंग्स लिखना है, कुछ सब हेडिंग्स लिखना है, स्पेसिंग प्रॉपर ध्यान देना है। लर्न, दिस इज़ वेरी इजी। गौरव, दिस इज अगेन सो गुड। सी, अब यही 1 2 3 हम कर देते तो और बेटर होता है ना, स्पेसिंग वगैरह हमें ध्यान देना है इसमें। दिस इज रियली गुड। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो हर जगह फॉलो करना है। अब देखो विमल ने कितने अच्छे से बताया PDS क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फिर सी सारे पॉइंट्स बता दिए। दीज आर ऑल गुड पॉइंट्स। जो मेंस होता है इसमें कुछ भी राइट और रॉन्ग नहीं होता है। आप अपने आइडियाज़ लिखो, सिलेबस के विद इन रखो, यू विल फैच वेरी गुड मार्क्स। ओके, कोई स्टैंडर्ड एक ही तरीका नहीं हो सकता, मल्टीपल वेज आर पॉसिबल। ओके, सो मेंटेन योर ओरिजिनलिटी। दिस इज UNDDR। सी कितना अच्छे से ये सारा लिखा, ये रियल एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म होगा इस कॉपी का। सी ऐसे डायग्राम भी बना दिया तो पेपर भी अटेम्प्ट हो जाएगा, स्पीड है, राइटिंग है, एवरीथिंग इज सो नाइस। अदिति, सी दिस इज सो गुड। वल्नरेबिलिटी, फिर अब देखो स्पेसिंग कितनी अच्छी है इस कॉपी से, तो ये आप सीखो। दीज ऑल स्टूडेंट्स आर डूइंग सो वेल, आप भी सीखो इनसे और पार्टिसिपेट करो। ओके, पार्टिसिपेट करो। और सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है स्टार्ट। यू हैव टू स्टार्ट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ एनी जर्नी। जस्ट स्टार्ट, यू विल सी द ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट डे बाय डे।
ओके सी, अब ये कितना अच्छा फॉर्मूला बता दिया दिस नव्या ने। सो थिंक इनोवेटिव बनो और कंटेंट को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश करो। अब देखो ये सुमन की कॉपी देखते ही अच्छा लग रहा है कि कितना नीट एंड क्लीन वर्क है, साफ सफाई से लिखा हुआ है दिस। सी, यहाँ पे डायग्राम भी बना है, दिस विल ऑब्वियसली फेच बेटर मार्क्स। प्रिंसी, दिस इज अगेन हैंड राइटिंग, लुक एट द हैंड राइटिंग, सो नीट एंड क्लीन कॉपी है, सब सिस्टमेटिकली विजिबल है। हमें जो कॉपी चेक कर रहा है उसका काम आसान बनाना है। ओके सुमन, दिस इज सो नाइस, वेरी गुड, रिफॉर्मेटिव वे फॉरवर्ड। और जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना तो कंटेंट आपका बेटर ही होगा, रिफाइनमेंट होगा। राजीव, दिस इज सो गुड, देखो कितने अच्छे से सारा बताया, दिस इज रियली रियली गुड। स्नेहल, दिस इज अगेन सो गुड, आपका हैंड राइटिंग भी अच्छा है, कंटेंट भी अच्छा है। ऐड मोर डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स, मोनोटोनस नहीं होगा। एंड ट्राई टू राइट इन रूल्ड में नहीं लिखो, नॉन रूल्ड में लिखो, रूल्ड जो साफ प्लेन कॉपी है उसमें लिखो, क्योंकि रियल एग्जाम में उसी में लिखना है आपको। अब देखो मोनिका की राइटिंग, दिस इज सो गुड, कर्सिव राइटिंग है। डायग्राम, सी दिस इज डायग्राम। विजुअल्स, तो कंटेंट विजुअल दोनों का ऑप्टिमल बैलेंस बनाना है। नंदनी का कॉपी भी सी, सो नाइस, ऑनेस्टी कैसे है यहाँ पे, तीनों क्वालिटीज बताए। स्पेसिंग, हेडिंग, सब हेडिंग और टू द पॉइंट सिलेबस के आसपास रहना है। सीमा की राइटिंग भी सी, सो गुड। सो सी, पार्टिसिपेट करो। सबसे बेस्ट जो स्ट्रैटेजी है, सबसे बेस्ट जो एडवाइस मैं आपको दे सकता हूँ वो है स्टार्ट, पार्टिसिपेट। जिस दिन पार्टिसिपेशन आपने चालू कर दिया, लिखना चालू कर दिया, स्टार्ट कर दिया, ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस होगा और ग्रोथ होगा। सी, नीतू, दिस इज सो गुड, दिस इज सो गुड। अब दिस डायग्राम इज देयर, वेरी नाइस, एक्सेलेंट वर्क। सतेंद्र, दिस इज आपदा, वेरी गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपदा का। और सी, अब देखो इसमें कितना अच्छा इनोवेशन किया है। लर्न, ये सारी कॉपीज आप देखो, ये सारी कॉपीज वेबसाइट पे अवेलेबल है, गो विजिट। अब डायरेक्ट अपलोड करो ना, ऐसे लिंक्स नहीं, डायरेक्ट अपलोड करो यहाँ पे। शुभम, कंटेंट, क्वालिटी, कंसिस्टेंसी, वेरी गुड कॉम्बिनेशन। सी, ये सारे पॉइंट्स कंक्लूजन बहुत अच्छा दिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। राइट एंड राइट मोर, वेरी गुड, दिस इज ऐसे। आरती ने भी बहुत अच्छा आंसर लिखा है। आई एम सो हैप्पी, यू ऑल आर डूइंग सो गुड। ऐसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी, ज़्यादा कॉपीज आएगी तो मैं वीडियो सेपरेट भी कर दूंगा, अलग से बना दूंगा इनका। ओके देन अयान, दिस इज अगेन सो गुड, दिस कॉपी इज अगेन सो नीट एंड क्लीन, वेरी नाइस, वे फॉरवर्ड, वेरी गुड। WHO, तो कंटेंट भी है और क्वालिटी भी है, वेरी नाइस, गुड। प्रेजेंटेशन इज देयर, ऑलराइट। तो इस तरीके से आप सबमिट करो, दिस इज वेरी वेरी इजी। रिगार्डिंग योर कमेंट्स, आप कमेंट्स में भी बहुत अच्छा कर रहे हो। रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में बताया, दमन ने, वेरी गुड। सुंदर ने सारे आंसर्स दिए। इंद्रानी, सी, हम जब पार्टिसिपेट करते हैं इंटरेस्ट डेवलप होता है। हम पार्टिसिपेट नहीं करते, आप 2-3 दिन वीडियो देखो, आप साइडवेज जाने लग जाओगे, आपका इंटरेस्ट लूज होगा, फिर वो कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, आप ऑफ ट्रैक हो जाओगे। सो पार्टिसिपेट। कीर्ति, दिस इज सो गुड, विद टाइम स्टैम्प सारा दिया है, स्क्रीनशॉटेड, दिस इज रियली गुड। सपना, दिस इज अगेन सो गुड, वेरी नाइस, एक्सेलेंट। साक्षी, एक्सेलेंट वर्क। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, सुओमोटो कॉग्निजांस, मतलब खुद से वो इनिशिएटिव ले सकता है NHRC 1 साल के अंदर की इवेंट का, वेरी गुड। Then Raj, once again, excellent work. You all are working so hard. I'm so happy. This is Sakshi. Very nice, Sakshi. Geetanjali and this, excellent. तो ये जो सप्लीमेंट्री लर्निंग्स है ना, और सबसे ज़्यादा आपकी खुद का इंटरेस्ट जो डेवलप हो रहा है, ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगा। दमन, सी, अजय ने कितना अच्छे से कंसोलिडेट कर दिया और एक्सप्लेन भी कर दिया। दिस इज सो गुड, वेरी गुड अजय। रत्ना प्रिया, दिस इज अगेन सो गुड। देन इंग्लिश लिटरेचर बिल्कुल ले सकते हो आप, वी विल डिस्कस 1-to-1 सेशन में इसको बात करते हैं। समरीन, वेरी थैंक यू। एंड देन रत्ना प्रिया, दिस इज गुड। सुंदर, दमन, वेरी गुड। नेहा, समीर, निशिकांत, रामनरेश, श्रवण, अपूरव, गौतम, सुंदर। बटर चिकन, ओके, आई विल ट्राई टू बी लाउड। एंड दिस इज सीमा, वेरी वेरी नाइस, ऑल राइट। सो दीज आर योर कमेंट्स। अब हम क्विकली न्यूज़पेपर में आते हैं। मैं इसको सेपरेट कर दूंगा, डू नॉट वरी। न्यूज़पेपर अननेसेसरी दिस लेंदी नहीं करूंगा, आई विल सेपरेट इट जब थोड़ी और सबमिशंस आने लग जाएंगे कॉपी के, आंसर कॉपीज एंड ऑल के। ओके, नाउ लेट अस कम टू द हिंदू न्यूज़पेपर। गवर्नमेंट हाइक्स GST फॉर हाउस होल्ड आइटम। सी, GST क्या होता है? n नंबर ऑफ टाइम्स हमने पढ़ रखा है। कहने को ये गुड एंड सिंपल टैक्स था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 2017 में आया था, 2022 चल रहा है, 5 साल हो गया। तो हर जगह GST के रिव्यू की बातें हो रही है। क्या अमेंडमेंट्स करने की ज़रूरत है, प्रोसीजर और कैसे सिंप्लीफाई किया जाए।
जीएसटी जो होता है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है। जीएसटी में स्लैब्स होती है, जैसे कुछ 0% है, टैक्स नहीं है, कुछ में से 18% टैक्स है, किसी में 12% है, 5% टैक्स है, ऐसे टैक्सेशन लगे हुए हैं जीएसटी में। तो बात ये होती है किस प्रोडक्ट को किस स्लैब में रखना चाहिए। किसी को, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नाइफ, स्पून्स, फोक्स एंड दिस, तो ये 12 से 18 हो गया, जीएसटी बढ़ गया इसमें। एलईडी लैंप्स 12 to 18। तो जीएसटी में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सेल्स हो रहे हैं, जैसे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, ये इनको अलग अलग स्लैब में रखा था। सोलर वाटर सिस्टम पहले 5% था, अब 12% उस पर टैक्स लगेगा। तो ये स्लैब है 5, 12, 18, 28 और एक 0, मतलब नो टैक्स। दीज आर द स्लैब्स। ये जो भी डिसीजन होते हैं वो एक काउंसिल होती है, वो काउंसिल की बैठक होती है और डिसाइड किया जाता है किस स्लैब में किस प्रोडक्ट को रखना है। कुछ क्विक पॉइंट्स इसके रिवाइज कर लेते हैं। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। वैल्यू एडेड टैक्स लेवाइड ऑन मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन। डोमेस्टिक कंजम्पशन टैक्सेशन एक एक्चुअली हमने कंसोलिडेट कर लिया, तो इसने बहुत सारे जो टैक्सेस लगते थे, प्लेथोरा ऑफ टैक्सेस, वो सारे सब्ज्यूम हो गए जीएसटी के अंदर। 2017 में आया था कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है। ये कॉम्प्रिहेंसिव है, मल्टी स्टेज है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड। ओके, तो इट इज़ अ इनडायरेक्ट टैक्स। कंज्यूमर्स पे कर रहे हैं, रेमिटेड बाय द गवर्नमेंट बाय बिजनेस सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ एक टर्म होता है जो आगे हम देखेंगे, जीएसटी टैक्स इनपुट क्लेम करना। एक्चुअली क्या होता था, पहले टैक्स पे टैक्स लगता था, जैसे एक बार 10% टैक्स लगा 100 रुपये के सामान पे, तो 110 रुपये उसकी कीमत हो गई। अगले बार फिर टैक्स लगेगा 10%, तो 110 पे लगेगा, तो फिर वो और कीमत बढ़ जाएगी। तो इससे कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस हो रहा था। जीएसटी ने इस कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस को हटाया ताकि जो इनपुट टैक्स है वो आप क्रेडिट भी कर सकते हो, वापस भी मांग सकते हो। तो इसके लिए एक अच्छा खासा पोर्टल बनाया गया, जीएसटी आईटी पोर्टल। तो दिस वाज देयर। अब 3 टाइप के जीएसटी थे, एक सेंट्रल, स्टेट और इंटीग्रेटेड। ओके, तो टैक्सेस जो थे वो म्यूचुअली अग्रीड पैटर्न में बनाए गए, सेंटर और स्टेट में। कुछ स्टेट्स ने बोला कि जीएसटी के कारण टैक्स लॉसेस होंगे, स्पेशली जो मैन्युफैक्चरिंग टैक्स है, बिकॉज टैक्स कहाँ लग रहा है, डेस्टिनेशन पे लग रहा है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं। तो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स, लीडिंग स्टेट्स जैसे गुजरात, तमिलनाडु, इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था। फिर एक बात आई थी सेस की। सेस एक स्पेशल पर्पस टैक्स होता है जो स्पेशल पर्पस के लिए लगाया जाता है। एक सेस लगाया गया ताकि जिन राज्यों को जीएसटी के कारण टैक्स का लॉसेस हो रहा है इम्प्लीमेंटेशन के कारण, उनको कंपनसेशन दिया जाएगा, टैक्स कंपनसेशन दिया जाएगा। तो ये 5 साल का प्रोविज़न था, 2022 तक इसको और एक्सटेंड कर दिया गया है। एक फोर्स मेजर टर्म भी आया था जब टैक्स कलेक्शन नहीं हो रहा था सेस के अंडर, तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम कंपनसेशन नहीं कर पाएंगे। तो इससे राज्यों में और सेंटर के बीच में फ्रिक्शन हो गया था बहुत ज़्यादा। ओके, तो एक जीएसटी काउंसिल होती है, इसमें यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं और राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर रिप्रेजेंट करते हैं। तो जीएसटी क्यों बनाया गया? जीएसटी बनाया गया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए, फिस्कल फेडरलिज्म के लिए। कॉम्प्लायंस बेटर हो, बहुत सारे डिफरेंट लॉज होते हैं, नए नियम्स होते हैं टैक्स के, तो उनका कॉम्प्लायंस नहीं हो पाता। सो द आइडिया इज वन कंट्री वन टैक्सेशन। आधी रात में पार्लियामेंट ने इसको अप्रूवल दिया था। तो आइडिया वाज इट इज़ अ गुड एंड सिंपल टैक्स, कॉम्प्लायंस बेटर होगा। इकोसिस्टम में टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ होगा तो ऑटोमेटेड हो जाएगा, टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ होगा तो ह्यूमन एरर नहीं होगा, टैक्स इवेजन नहीं होगा और अदर टाइप ऑफ डिफ़िकल्टीज नहीं आएंगी। ई इनवॉइस मोर रेवेन्यू ज़्यादा कलेक्ट होगा, और ये हुआ भी है। हमारा पिछले कुछ टाइम से 1.6 लाख करोड़ भी टच किया है हमने। लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट कट होगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, फ्रीडम मिलेगा, इम्प्रूव्ड कॉम्पिटिटिवनेस होगी। तो ये सारी बातें बताई गई थी। बट इतने ह्यूज स्केल के चेंज को लाने के लिए, इतने ह्यूज स्केल और कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा जो प्रोविज़न है जीएसटी का, न्यू थिंग है, उसको लाने में हिकअप्स भी आए, कॉन्स्टेंट अमेंडमेंट्स करने पड़े। बहुत बार फ्रिक्वेंट अमेंडमेंट्स होते हैं तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो इससे डिफ़िकल्टी आई जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन में। फिर एक GSTR 2 था। इसमें यह था कि बहुत सारे बोगस क्लेम आ जाते हैं, टैक्स वापस क्रेडिट
क्लेम करने के लिए। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन टाइम पे नहीं हो पाया, सेल्फ सर्टिफिकेशन हो रहा है, तो टैक्स इवेजन भी हुआ यहाँ पे। रिफंड्स टाइम पे नहीं मिल रहे हैं, टेक्निकल इश्यूज हो रहा है, जीएसटी पोर्टल कई बार ग्लिचेज आए, आईटी ग्लिचेज आए, पेनल्टीज कॉम्प्लेक्स है, रेवेन्यू इतना आया नहीं, फिर कोविड-19 ड्रॉप हो गया और रेवेन्यू। तो द आइडिया इज कंसर्न्स अभी भी है कि ये जो स्लैब है ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इंस्टेड ऑफ हैविंग 5 स्लैब्स व्हाई नॉट हैव जस्ट 1 और 2 स्लैब। सिंप्लिसिटी, बिकॉज जितना सिंपल चीज़ें होती है उतना ही उसको फॉलो करना ईजी होता है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स टाइम टेबल बनाते हैं, वो माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं, 9:15 पे ये करना है, फिर 9:30 पे ये करना है। ऐसा होता नहीं है, फॉलो नहीं होने वाला है। सो द आइडिया इज़ कि जितना सिंपल ब्रॉड हम रखें और उसके बीच में फ्लेक्सिबिलिटी भी रखें तो उसका एप्लीकेशन ईजी हो जाता है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्स रेट्स है, जीएसटी कलेक्शन शॉर्टफॉल हुआ, वॉलेटिलिटी है, इनकंसिस्टेंसी है, कंपनसेशन सेंटर ने नहीं दिया, फोर्स मेजर, ये सब डिफरेंट कंसर्न्स है। ये सब मैंने यहाँ पे लगा दिया है, इसको क्विकली एक बार रिविजिट कर लेना, ये सब कंसोलिडेट हो जाएगा। सो दिस इज जीएसटी फॉर हाउस होल्ड आइटम्स। कुछ टाइम बाद जीएसटी पे आंसर राइटिंग भी हम करेंगे। ओके, सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब जो नेक्स्ट है, दिस इज अ गुड न्यूज़ कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ही सॉल्यूशन है शहरों में जो ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज हैं उसको सॉल्व करने का। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, इससे ट्रैफिक जैम भी कम होगा, इससे एनवायरमेंट पॉल्यूशन भी कम होगा। इस बस में जितने लोग आ सकते हैं ना, उतने लोगों ने ये पूरी गाड़ियाँ ऑक्यूपाई कर रखी है। तो अगर ये सारे लोग इस बस में आ जाएंगे तो ट्रैफिक कितना कम हो जाएगा, इतना जो इंडिविजुअल व्हीकल्स है उसका पॉल्यूशन कम हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये आती है कि ये बस रिलायबल है क्या, ये बस टाइम पे आएगी, ये बस में फेयर रीजनेबल होगा, इस बस में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर किया जाएगा। सो पीपल वांट पब्लिक ट्रांसपोर्ट बट दे वांट ऑल दीज फैसिलिटीज एज वेल। सो वी नीड टू वर्क ऑन दैट। तो गवर्नमेंट जैसे इलेक्ट्रिक बसेस ला रही है ना, सिटी की फ्लीट में आएगा दिल्ली में। अब दिल्ली किसी भी सिटी को दिल्ली से रिप्लेस कर दो, ये हर शहर में फिट होगा ये कि ई व्हीकल्स लाए वहाँ पे, और जो यहाँ प्रोविजंस हैं सेफ्टी सिक्योरिटी और अवेलेबिलिटी, इन पे वर्क करें। इससे ग्रीन जॉब्स क्रिएट होंगे। गुड स्मार्ट अर्बन फार्मिंग इनिशिएटिव, तो इससे वेजिटेबल सेल्फ कंजम्पशन, गो ग्रीन है, जो कार्बन जो फुटप्रिंट है उसको कम करना है। राशन कार्ड, तो दीज आर सम कीवर्ड्स जो एज अ टेम्पलेट यूज कर सकते हैं डिफरेंट मॉडल्स में भी, डिफरेंट आंसर्स में भी। देन दिस इज वाटर लेवल इन यमुना लोवेस्ट सिंस 1965। फूड शॉर्टेज तो है, साथ ही साथ वाटर शॉर्टेज भी एक बहुत बड़ा सीवियरिटी होता जा रहा है, क्राइसिस में डेवलप हो रहा है। ये यमुना रिवर है। यमुना रिवर कहाँ से ओरिजिन होती है? टेल, इसका क्या नाम है? ग्लेशियर से होती है। किस ग्लेशियर से? अब ये जो यमुना है ना, ये पैरेलल में बहती है गंगा रिवर की, और ये मिलती है यहाँ दिस प्रयागराज इलाहाबाद में। पर ये तो प्रयागराज है, मतलब 3 रिवर्स मिलती है, तो थर्ड रिवर कौन सी है? टेल। गंगा, यमुना और थर्ड रिवर का क्या नाम है? और यहाँ जो महाकुंभ लगता है वो कितने साल के ड्यूरेशन में लगता है? तो ये यमुना हो गई। अब ये यमुना रिवर है। यमुना रिवर, अब देखो ये गंगा है, तो नॉर्थ से जितनी भी रिवर्स आ रही है वो सब गंगा की ट्रिब्यूटरी बन जाएंगी। साउथ इधर से जो सेंट्रल इंडिया से जो भी रिवर्स आ रही है वो बन जाएगी यमुना की ट्रिब्यूटरी। तो देखो ये बानस है, ये चंबल में आती है ना, चंबल रिवर हो गया, ये काली सिंध हो गया, पार्वती, ये सब चंबल, देन चंबल इन यमुना। फिर एक सिंध है, फिर एक बेतवा है, फिर एक केन है। तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की। यमुना बहती है नई दिल्ली से, यहाँ तक यमुना बड़ी अच्छी आती है, बट न्यू दिल्ली के बाद यमुना बहुत पॉल्यूटेड हो जाती है। कुछ टाइम पहले हमने ये देखा था, ये जो है ये दिस रिवर ऑफ फोम है। ये जो झाग यहाँ पे दिख रहा है ना, ये बता रहा है कि कितनी पॉल्यूटेड है दिस रिवर यमुना। ये टॉक्सिक है। तो क्यों फॉर्मेशन होता है ये फॉर्मेशन बबल्स जो होते हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज नहीं हुआ, या फिर कई बार जो सीवरेज है शहर का वो पूरा यहाँ पे आ रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है यहाँ पे, तो उसके कारण जैसे सरफेस टेंशन रिड्यूस हो गया वाटर का, और इस टाइप से झाग बनने लग गया यहाँ पे। तो बिकॉज ऑफ दिस केमिकल्स, मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मैटर, तो इससे ये ऐसे फोम बनते हैं। दिस इज नॉट स्नो और आइस, दीज आर टॉक्सिक फोम। अब ये जो फोम होता है ये बनता है जैसे फॉस्फेट एंड सरफेक्टेंट्स जो है एयर एंड वाटर, इस तरीके से बनता है। कालिंदी कुंज का जो पैच है नोएडा में, दिस कालिंदी कुंज एंड दिस यमुना पैच है, ये नोटोरियस है, यहाँ बहुत पॉल्यूशन है यहाँ पे, फोम बबल्स।
तो द आइडिया इज, एक तो पानी ज़्यादा हो तो सब डाइल्यूट हो जाएगा, और फ्लो ज़्यादा होगा तो सब जो वेस्टेज है वो बह के भी चला जाएगा। प्रॉब्लम है कि वाटर का सप्लाई कम है यहाँ पे, वाटर का सप्लाई, और समर सीजन में चीज़ें और कम हो जाती है, वर्जन हो जाता है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, फ्लो ऑफ रिवर को बढ़ाएं और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को अपग्रेड करें यूपी, हरियाणा, दिल्ली में, ये सॉल्यूशन होना चाहिए। डिटर्जेंट्स होते हैं बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, तो इससे भी एनवायरमेंट लॉस होता है। तो सोर्सेज क्या हैं? अनट्रीटेड सीवेज, इंडस्ट्रियल रन ऑफ, ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डिकम्पोजिंग वेजिटेशन, बैक्टीरिया, पॉल्यूटेंट्स, शुगर, पेपर इंडस्ट्री के भी यहाँ पे आ जाते हैं। इससे क्या होता है? हेल्थ हैजार्ड होता है, स्किन इरिटेशन, एलर्जी होती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होती है, टाइफाइड भी होता है, हैवी मेटल से न्यूरोलॉजिकल इश्यूज एंड हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। सो हेल्थ हैजार्ड है, एनवायरमेंट हैजार्ड है, ये इसके रीजंस है। So what is this? This is Yamuna and Yamuna ka pollution. All right. Then this is editorial, this editorial, this editorial, this editorial. Okay. हम बात करते हैं इस एंटी डिफेक्शन लॉ की। एंटी डिफेक्शन लॉ में भी इस डेप्थ में हमें समझने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो सवाल होगा वो होगा एंटी डिफेक्शन लॉ कब आया? 1985 10th शेड्यूल, इसमें कब अमेंडमेंट हुआ? एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं? किन केसेस में एग्जेम्पशन दिया जाता है? ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी अभी कुछ ही दिन पहले पढ़ा था। आई शेयर्ड द नोट एज वेल, जो नोट्स थे इसके। अब इसमें जो प्राइमरली बात है यहाँ पे वो अगेन ये है कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या अपना पर्पस डिलीवर कर पा रहा है या नहीं। स्पीकर का जो रोल है वो कॉन्स्टेंटली सवाल उठता है। स्पीकर का रोल, जो चेयरमैन और स्पीकर है, क्यों ना चेयरमैन और स्पीकर के बजाय डिफेक्शन के केसेस डिसाइड करने की अथॉरिटी दी जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू ले पाएगी। एक आर्ग्यूमेंट ये है। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये होता है, लॉज की अगर डेफिनेशन, कीवर्ड्स जो दिए हैं प्रॉपरली डिफाइन नहीं है तो उसमें क्या होता है, वेरियस इंटरप्रिटेशंस आर पॉसिबल, उससे एम्बिग्यूटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 10th शेड्यूल आया 1985 में, उस टाइम पे आया राम गया राम टाइप फिलोसफी थी, तो ये 1985 में आया 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ। मतलब आप एक पार्टी से आए हो, फिर पार्टी दल बदल नहीं कर पाओगे आप, एक सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस होगी, तो ये आया। फिर इसमें एक अमेंडमेंट भी हुआ। प्रॉब्लम होती है स्प्लिट और मर्जर में। स्प्लिट और मर्जर, तो स्प्लिट नॉट अलाउड, मर्जर इज अलाउड। मर्जर मतलब एक पॉलिटिकल से टूट के दूसरे में मर्ज हो रहे हैं, इस टाइप से मर्ज हो रहे हैं, तो वो सर्टेन केसेस में अलाउड है। और वो सर्टेन केसेस में भी जो वर्डिंग्स हैं वो थोड़ी एम्बिगुअस है। प्राइमरली ये जो पैराग्राफ 4 है यहाँ पे बताया है। तो फ्लोर क्रॉसिंग होती है, इसको चेक करना ज़रूरी है, पनिश करना ज़रूरी है, बिकॉज दिस डिस्टर्ब्स दिस एंटायर जो सैंक्टिटी ऑफ इलेक्शन एंड दिस पॉलिटी। सो पॉलिटिकल पार्टीज में बल्क डिफेक्शन जो है उसके रिलेटेड ये दिस न्यूज़ आया। अब इसमें विदाउट गोइंग इनटू फर्दर डिटेल, इसमें जो सेकंड पैराग्राफ है 10th शेड्यूल का, वो अलाउ करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर of a house if such member belonging to any political party has voluntarily given up membership of their party। जिस पार्टी से चुनाव जीता, अगर उस पार्टी की सदस्यता खत्म तो आपका चुनाव का जो सीट जीता है वो भी खत्म। दिस इज व्हाट इट मीन्स। अगर आपने वोट नहीं किया, पार्टी लाइन फॉलो नहीं किया, विप को फॉलो नहीं किया, तो भी आपकी पार्टी सदस्यता खत्म, आपकी सीट भी गई। पैराग्राफ 4 में एक एक्सेप्शन है, मर्जर बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज इंट्रोड्यूसिंग 3 क्रूशियल कॉन्सेप्ट्स। मर्जर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक्सेप्शन है, वहाँ पर एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। एक और केस है उसमें एंटी डिफेक्शन नहीं लगता है, जब आप स्पीकर बन जाते हो, स्पीकर या फिर स्पीकर बन जाते हो। चेयरमैन राज्यसभा तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ओके, तो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी, लेजिस्लेचर पार्टी और डीम्ड मर्जर। अब ये जो डीम्ड मर्जर है, इस वर्ड में भी एम्बिग्यूटी होती है कि आपने मर्जर हुआ नहीं, डीम्ड मर्जर होने वाला है, देन इसमें टाइम प्रॉपर एलोकेटेड नहीं है, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एम्बिग्यूटी होने के कारण डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाता और फिर एंटी डिफेक्शन लॉ अपना पर्पस डिफीट कर देता है। ये आर्ग्यूमेंट है। लेजिस्लेचर पार्टी मतलब ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द हाउस फॉर द टाइम बिलोंगिंग टू वन पॉलिटिकल पार्टी। उस पॉलिटिकल पार्टी, जब एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उसके कितने सारे मेंबर्स थे लेजिस्लेचर में, वो वन पार्टी हो गई। ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी मतलब द पॉलिटिकल पार्टी टू विच अ मेंबर बिलोंग्स। दिस कैन रेफर टू द पार्टी जनरली आउटसाइड ऑफ द हाउस। अब पैराग्राफ 4 में क्लैरिफाई नहीं किया है ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी क्या है, तो इससे कन्फ्यूजन हो जाता है। ऑलराइट, अब इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएं,
हमें इतना डेप्थ में नहीं जाना है, इट इज़ नॉट इन अवर स्कोप, सिलेबस वगैरह में ऐसा इतना डेप्थ में नहीं है। प्राइमरली जो इसमें सवाल आएगा वो यही आएगा, एंटी डिफेक्शन क्या है, प्रोविजंस क्या है, अमेंडमेंट्स क्या है। मेंस में जो सवाल आएगा वो दो सवाल आ सकते हैं। एंटी डिफेक्शन में स्पीकर का रोल क्या, ऑब्जेक्शंस हैं, क्या क्वेश्चंस हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस है, और जो दूसरा आएगा वो होगा एंटी डिफेक्शन ओवरऑल जो है क्या ये डिफीट कर रहा है। जैसे कल ही हमने पढ़ा था डिटूअर हो जाता है, चुनाव एंटी डिफेक्शन हो गया तब पार्टी की सीट चली गई, और जो चुनाव की सीट थी विधायक या सांसद की वो भी चली गई, तो वो रिज़ाइन कर देते हैं। फिर वहाँ बाईपोल्स होते हैं, 6 महीने में वो नई पार्टी से चुनाव जीत के वापस सदन में आ जाते हैं, तो इट डिफीट्स द पर्पस। तो दिस इज़ दैट। बाकी लैंग्वेज में भी एम्बिग्यूटी है, डीम्ड का यहाँ पे प्राइमरली बताया नहीं है कि जो पार्टी कंसर्न है उसका कैसे अग्रीमेंट दिया है उन्होंने, हाँ बोला है, फिर वो कब तक इम्प्लीमेंट होगा। इन लूप होल्स के कारण ये रिविजिट करने की यहाँ पे बात है एंटी डिफेक्शन लॉ की। देन द इंडियन चैलेंजेस इन अफगानिस्तान। देखो ये जो एग्ज़ाम है ना, ये एक जनरलिस्ट का एग्ज़ाम है, और इस एग्ज़ाम में एक रेंज और एक सर्टेन डेप्थ ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। रेंज और सर्टेन डेप्थ, बहुत सारे टॉपिक्स आपको आने चाहिए, बजाय 5 टॉपिक के बजाय आप 50 टॉपिक्स पढ़ो और एक पर्टिकुलर रेंज, सफिशिएंट रेंज लो और सफिशिएंट डेप्थ लो, ये ज़्यादा रिवॉर्डिंग होता है यहाँ पे। ओके, द इंडियन चैलेंज इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में डिफ़िकल्टी क्या है? एक तो अफगानिस्तान को बहुत रिक्वायर्ड है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। इंडिया ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है, बट फिर प्रॉब्लम ये है यहाँ पे टेररिज्म, और फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान को एज अ टूल यूज़ करता है, टेररिस्ट ब्रीडिंग एट्सेट्रा। सो इंडियन चैलेंजेस इन अफगानिस्तान, लेट अस सी। इंडिया अभी तक सॉफ्ट पावर पे ज़्यादा रिलाई किया है। इंडिया ने एज सच बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं भेजे, इंडिया ने वेपन्स भी नहीं भेजे। इंडिया ने यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव वर्क किया है, पार्लियामेंट बनाया, फूड भेजा, अभी अर्थक्वेक में ये डिस्ट्रक्शन हुआ, केओस, इंडिया ने इमीडिएटली यहाँ पे रिलीफ पैकेजेस एट्सेट्रा प्रोवाइड किए। The direct approach to conservation, mobilization of private public finance or PTM payments ecosystem services lackluster ecosystem। अब ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अभी कुछ ही दिन पहले हमने गिग वर्कर्स पढ़ा, नीति आयोग की रिपोर्ट भी देखा, गिग इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है और ये नंबर 10 टाइम्स हो जाएगा आने वाले टाइम पे। गिग जो है ना, वर्क एक्चुअली चेंज होने वाला है, वर्क का नेचर ही चेंज होने वाला है। आज से 10 साल बाद आप देखना गवर्नमेंट सर्विसेज भी जैसा अभी आप देखते हो ऐसा नहीं होगी। ओके, एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ गिग वर्कर्स इन इंडिया। सी, अब यहाँ जैसे इन्होंने बताया डिफरेंट क्लासिफिकेशन किया, मैन्युफैक्चरिंग में भी है। गिग वर्कर्स कुछ भी हो सकते हैं जो टास्क बेस्ड वर्कर है, प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं, जैसे स्विगी के डिलीवरी जो पार्टनरशिप पार्टनर्स हैं, या फिर स्विगी, अमेजोन, इन सब के, ये भी गिग वर्कर हैं। कुछ आईटी कंपनीज में फ्रीलांस वर्क करते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क करते हैं, वो भी गिग वर्कर है। तो गिग वर्कर का एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होने के कारण, रूल्स रेगुलेशंस नहीं होने के कारण कई बार एक्सप्लॉयटेशन भी होता है, सेफ्टी नेट्स नहीं है वहाँ पे। इसके लिए इनकी प्रॉपर डेफिनेशन एंड दिस सर्टेन कोड इज़ रिक्वायर्ड। और ये हर सेक्टर में, ऐसा नहीं है कि गिग सेक्टर मतलब डिलीवरी पार्टनर, नो, गिग वर्कर्स आर एवरीवेयर, सारे इंडस्ट्रीज़ में आपको देखने को मिलेंगे। ओके, प्रोफेशनल्स हैं, क्लर्क्स हैं, मोटर व्हीकल ड्राइवर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं, केयर टेकर एंड क्लीनर हैं, ये सब गिग वर्कर हैं, बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं, सब कुछ हो सकता है यहाँ पे। ओके, देन हु आर गिग वर्कर? तो नीति आयोग के अकॉर्डिंग 2 कैटेगरी ऑफ गिग वर्कर इन्होंने लिखा, प्लेटफॉर्म है और दूसरा जो इंडिविजुअली वर्क कर रहे हैं। तो बिलोंग टू एनी ऑफ द टॉप 100 सिटीज़ में। अब ये कंडीशन है, ये पूरा स्क्रीनशॉट लगाया है अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, ये डिफाइन करने की कोशिश किया। बिलोंगिंग टू एनी ऑफ द टॉप 100 cities, within the age of group of 18 to 45 year, education level ranging between secondary to graduation, bottom 75th percentile of monthly per capita consumption expenditure, works in the non-agriculture sector. But again, this is नीति आयोग definition, ऐसा कोई fixed definition gig workers का नहीं कहा जा सकता है। ये कोशिश किया गया है majority, this is again flexible, इसकी definition में भी flexibility हो सकती है। ओके, तो ये एस्टिमेटेड है, दिस इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट कि बस यही होगा, दिस इज़ एस्टिमेटेड। द आइडिया इज गिग वर्कर जो टर्म है ये अभी भी इवॉल्व हो रहा है गिग वर्कर। मैरीन के एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हैं, ओशियन और स्पेस, ये 2 चीज़ बहुत टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में हमारी रहनी चाहिए, ये नेक्स्ट बिग थिंग है, ओशियन एंड स्पेस। मैरीन एक्सपोर्ट्स इंक्रीज, तो सी मैरीन एक्सपोर्ट बढ़ा, विच इज़ अ गुड थिंग, कॉमर्स मिनिस्ट्री का ये डेटा है। ब्लू इकोनॉमी, जैसे हमने पढ़ा था ना, ब्लू कार्बन
दिस इज ब्लू इकोनॉमी, मतलब ओशन से रिलेटेड। वाटर, लोकपाल, इलीगल इमिग्रेंट, मंकी पॉक्स के केसेस। अब ये है टर्की। टर्की का अब एक नया नाम हो गया है, बिकॉज टर्की को लगता था इसको कंफ्यूज किया जाता है बर्ड से, तो टर्की अब अपना जो ट्रेडिशनल एक दूसरा नाम है उसको वापस ला रहा है। व्हाट इज दैट नेम? दिस इज टर्की। टर्की मेड पीस विद स्वीडन एंड फिनलैंड जॉइनिंग नेटो। अब नेटो है, ये अपने लास्ट लेग्स में नजर आ रहा था, बट जब से रशियन यूक्रेन क्राइसिस हुआ है नेटो रिवाइव हो गया है फिर से, वैसे ही आर्म्स रेस एंड दिस अलायंस सिस्टम, ये सब की अभी वापस ऐसी रेस नज़र आ रही है। और ये जो यूक्रेन क्राइसिस है ये नियर फ्यूचर में सॉल्व होता भी नहीं नज़र आ रहा है। तो अभी तक टर्की क्या कर रहा था, वो बोल रहा था कि नेटो में ऐसा होता है कि जब तक मेंबर्स सारे अप्रूवल नहीं दे दे न्यू मेंबर नहीं आएगा। और नेटो में बिकॉज इट इज़ अ मिलिट्री अलायंस, एक मेंबर पे अटैक मतलब एंटायर ग्रुप पे अटैक माना जाएगा। तो टर्की ये बोल रहा था स्वीडन एंड फिनलैंड को नहीं ज्वाइन करे, अननेसेसरी रशिया को प्रोवोक नहीं करना चाहिए, बट अब टर्की भी अग्री होता नजर आ रहा है। तो दिस इज अगेन यहाँ पे ये बातें चल रही है। लेट अस सी देन व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लेक। ये आज के क्विज में आया है, महाराष्ट्र में है और एक मीटियोराइट के कोलिजन से बना था प्लिस्टोसीन इपोक में। ये लेक का नाम क्या है और ये लेक ऐसी पिंक कलर की क्यों नजर आ रही है? आंसर। ओके, ये जो क्विज होते हैं द हिंदू के, कई बार हमारे सिलेबस के विद इन होते हैं तो उसको हम कवर कर लेते हैं। जैसे इसमें कुछ सवाल हैं, विल सी, इसके आंसर्स के साथ मैं कल आपको बताऊंगा। अभी आप ये बताओ कि इस लेक का नाम क्या है। ओके, ऑलराइट। देन यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स में एक टास्क दिया हुआ है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब क्या है? गैजेट्स हैं वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, और वो ऑटोमेटाइज भी हैं, कुछ वर्क कर सकते हैं आपके कमांड से, तो दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स में यहाँ पे दिया हुआ है कि आप किस तरीके से जो टैंक में ओवरफ्लो हो रहा है उसको कैसे बना सकते हैं। देन दिस इज नेक्स्ट वन, वाइस प्रेसिडेंशियल पोल होगा अगस्त 6 में। आप बताओ डिफरेंस क्या होता है? मैंने राज्यसभा टीवी का एक वीडियो शेयर किया था टेलीग्राम पे, बहुत अच्छा वीडियो, उसको ज़रूर देखना है, प्रेसिडेंशियल पोल का। यहाँ बात है वाइस प्रेसिडेंशियल पोल। वाइस प्रेसिडेंशियल पोल का जो इलेक्टोरेट कॉलेज होता है और प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरेट कॉलेज होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है? जैसे नॉमिनेटेड मेंबर्स कहाँ पे आते हैं, जो विधानसभा के मेंबर हैं वो कहाँ पर आते हैं? आंसर। ओके, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है ये दोनों ही इलेक्शन कमीशन कराएगा, दोनों चुनाव, बट इसका कॉलेज में थोड़ा डिफरेंस होता है। व्हाट इज द डिफरेंस? टेल। मॉनसून सेशन 18 जुलाई से है। कितने सेशंस होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है फरवरी में जो होता है से बजट सेशन, अभी बरसात के टाइम पे मॉनसून, और ठंड के टाइम पे विंटर। 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम कितना टाइम हो सकता है? आंसर। स्पीडिंग मेजर कॉज ऑफ डेथ, सी दिस इज ट्रू, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, लैंसेट स्टडी। सो यहाँ पे ये बताया गया है कि आप रिपोर्ट्स देखो, ये 4 फैक्टर्स हैं प्राइमरली। एक तो ड्रंक ड्राइविंग नहीं करना है, ड्रंक ड्राइविंग नहीं करना, यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग योर लाइफ, यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ ऑफ अदर्स एज वेल, ड्रंक ड्राइविंग इज स्ट्रिक्टली नो। हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है, हेयर स्टाइल खराब हो रहा है, इट्स ऑल राइट, हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है, हेलमेट इज़ नेसेसरी, क्योंकि जो हेड होता है ये बहुत सेंसिटिव होता है। देर इज़ नो गारंटी कि हेलमेट 100% प्रोटेक्शन देगा, बट एटलीस्ट कुछ तो प्रोटेक्शन देगा ना, तो हेलमेट इज़ नेसेसरी। स्पीडिंग इज़ बैड, फॉलो द स्पीड लिमिट, एंड सीट बेल्ट इज़ ऑल्सो नेसेसरी। प्लस अब बहुत सारे व्हीकल्स में मैंडेटरी भी कर दिया है, 4 व्हीलर्स में, जैसे एयर बैग्स होना चाहिए, एयर बैग्स, जो मतलब फ्यूल एफिशिएंसी इज़ नॉट एवरीथिंग, बॉडी इंटीग्रिटी जो है व्हीकल का वो भी इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी प्रोविजन, सेफ्टी प्रोविजंस। ये जो एयर बैग्स होते हैं ये इम्पैक्ट होते ही ओपन हो जाते हैं, इसमें कौन सी गैस होती है? टेल। एयर बैग्स में। देन फार्म कोऑपरेटिव्स हैं, इनको डिजिटाइज किया जाएगा, दिस इज अ गुड थिंग। फर्स्ट बैच ऑफ दिस मैनी पिलग्रिम लीव्स फॉर अमरनाथ यात्रा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज पैरामाउंट, तो दिस इज इन कश्मीर। Then this is G20 summit expected to be in Delhi, Turkey अब अपना conditions दे रहा है। Actually this entire thing is power play चल रहा है यहाँ पे, all the countries अपने interest maximum mileage वहाँ से लेना चाहती है, so this is that, and all countries अपने खुद के interest पे पहले काम करती है, this is also a fact international relations में। Military in Europe US bolster करेगा, NATO challenges from China, रुपी वीकन हो गया, 79 तक पहुंच गया, तो इसीलिए फिजिकल दिस करंट अकाउंट डेफिसिट्स, इंपोर्ट्स महंगे हो गए हमारे,
क्योंकि रुपी 79 का हो गया। जबकि रुपी अगर 79 का हुआ है तो एक्सपोर्ट को फायदा हुआ या नुकसान हुआ, कॉम्पिटिटिव हो गया या नॉन कॉम्पिटिटिव हो गया, आंसर 79। तो मतलब ये डेप्रिशिएट एप्रिशिएट हो रहा है, मार्केट के हिसाब से हो रहा है। एक होता है डीवैल्यू करना, डीवैल्यू इज डिफरेंट, मतलब गवर्नमेंट खुद उसका करेंसी का वैल्यू कम कर देती। इंडिया में कभी डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी हुआ है क्या, टेल, और हुआ है तो कब हुआ है डीवैल्यूएशन? ये तो सिंपल एप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन है। अब डेप्रिशिएशन क्यों हो रहा है? बिकॉज डॉलर का आउटफ्लो हो रहा है। जितने भी FIIs हैं, यूएस ने टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी कर ली, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिया, तो पहले जो सस्ता पैसा इंडिया में आ रहा था अब वो बंद हो गया, और बिकॉज वहाँ बेटर इंटरेस्ट रेट मिल रही है तो वो सारा सस्ता पैसा फ्लाई होता जा रहा है, फ्लाई हो रहा है, हॉट मनी इज फ्लाइंग अवे। तो रुपी का डाउनहिल चल रहा है यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट। अब डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, जब भी वर्ल्ड में क्राइसिस आता है डॉलर स्ट्रांग हो जाता है और दूसरी करेंसी पिट जाती है, तो दिस इज डॉलर। तो इसके कारण क्रूड ऑयल प्राइसेस भी हाई है, यूक्रेन क्राइसिस भी हाई है, वोलेटिलिटी बनी हुई है, इन सब के कलेक्टिव रीजंस के कारण जो रुपी है वो डेप्रिशिएट हो रहा है। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं ये पैसा खींच रहे हैं, इक्विटी मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, तो दैट इज वाई इक्विटी मार्केट का हॉट मनी रहता है, आराम से आता है, जल्दी चला भी जाता है आसानी से। क्रूड ऑयल प्राइसेस है, ट्रेड बैलेंस डिटीरियोरेट हो रहा है, डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, तो 79 तक हो गया है, चीज़ें और वर्जन भी हो सकती है। देन GST हाइक फॉर पंप सेट, जॉब कॉन्फिडेंस चाइना में कम है, यूनिकॉर्न्स, यूनिकॉर्न से ज़्यादा हमें बोलना चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। लॉस मेकिंग यूनिफॉर्म से प्रॉफिटेबल स्टार्टअप एनी डे इज़ फार फार बेटर। ओके, सो दिस इज़ द हिंदू न्यूज़पेपर। आज हम देखते हैं हिमाचल। तो दिस ब्यूटीफुल एनिमल इज़ स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड। इसको घोस्ट ऑफ द माउंटेन भी बोलते हैं, घोस्ट ऑफ द माउंटेन। एक क्लाउडेड लेपर्ड भी पढ़ा था, वो किस राज्य का स्टेट एनिमल था, टेल? दिस इज स्नो लेपर्ड, कंफ्यूज नहीं करना है। ये हिमाचल प्रदेश का है, पिंक रोडेंड्रॉन, पिंक रोडेंड्रॉन। ये बर्ड है वेस्टर्न ट्रैगोपान, हिमाचल प्रदेश का। और ये हिमाचल में दिस ब्यूटीफुल ट्री, दिस इज देवधर, देवधर स्टेट ट्री है। तो ये स्टेट सिंबल्स हैं स्टेट हिमाचल प्रदेश के। ऑलराइट, सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।